109 एक कॉन्सेप्ट की बात करता है, क्योंकि मैं जीरो मानकर चल रहा हूं तो इसलिए आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 109 एक बात मान के चलता है। वो क्या बोलता है कि या तो आपके पास कोई लायबिलिटी है या आपके पास कोई इक्विटी है। इसका मतलब उनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, या तो लायबिलिटी में या हम इक्विटी में स्प्लिट कर दे, अलग अलग कर देते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी एक बात करी थी कि मान लीजिए एक कंपनी है जो डिबेंचर्स इशू करती है, जिसमें कन्वर्जन की ऑप्शन है। आपको याद हो तो मैंने इसको क्या किया था, मैंने कहा था साहब इसके अंदर एक तो लायबिलिटी मान लो, और इस कन्वर्जन ऑप्शन को हमने क्या बोल दिया था, ये डेरिवेटिव लायबिलिटी है। हमने क्या बोल दिया था, ये डेरिवेटिव लायबिलिटी है। और इस डेरिवेटिव लायबिलिटी को हम हमेशा किस वैल्यू से चेंज करते हैं, हम इसकी बार बार फेयर वैल्यू को थ्रू P&L रूट करते हैं और उससे अपना कैलकुलेशंस करते हैं। इफ यू रिमेंबर, ये हमने आपके साथ बात करी थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसको करने का एक और भी तरीका होता है, और इसको करने का एक और भी तरीका होता है जो मैंने कराया नहीं था आपको। हमने आपसे कहा था एक और भी तरीका होता है। जिस क्वेश्चन को हमने समझाना था उस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था तो मैंने ये बता दिया था, पर एक और भी तरीका है। वो क्या है कि डिबेंचर्स विद कन्वर्जन ऑप्शन है, तो इसे किसी अलग ढंग से सोचो। अब मैं आपको सोचने के लिए बोलता हूं। ये मैं हूं, ये आप है। मैं आपको एक डिबेंचर दे रहा हूं जिसमें आपके पास एक ऑप्शन टू कन्वर्ट है। आपके पास एक ऑप्शन टू कन्वर्ट है। मुझे यह बता दो, अगर डिबेंचर ना हो, मैं आपको केवल और केवल ऑप्शन टू कन्वर्ट मतलब ऑप्शन टू गेट शेयर्स ये दे दूं, तो एसएफएम में आप इसे क्या बोलते हो? एसएफएम में आप इसे क्या बोलते हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चाहें तो मुझसे शेयर ले सकते हैं। प्राइस तो मैंने आपसे आज ही ले लिया 100 रुपीज। मैंने कहा इसके बदले में चाहो तो मुझसे शेयर ले लेना। तो कार्तिक ने कहा इन्हें ऑप्शन बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन का क्या नाम है? ऑप्शन दो होती है, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। तो ये कौन सी ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में शेयर ले सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज कॉल ऑप्शन। यू कैन गेट शेयर्स। आपका ऐसे कॉल ऑप्शन है। मुझे बताओ, जब एसएफएम पढ़ा था तो आपके सर लोगों ने आपको क्या बोला था? उन्होंने कहा था मैं जब भी आपको ऑप्शन देता हूं तो यू आर कॉल्ड द होल्डर ऑफ ऑप्शन, एंड हु इज द राइटर ऑफ द ऑप्शन? हु इज द राइटर ऑफ ऑप्शन? आप होल्ड करते हैं तो राइटर कौन है? मैं राइटर हूं। राइटर बोल दो या सेलर बोल दो, जो भी आप लोग अपने दफ्तर में नाम लेते हैं, अपने क्लासेस में नाम लेते थे, उसी को बोल देते हैं। क्या ऑप्शन में कोई प्रीमियम भी होता है क्या? आई डोंट नो, आप बताओ। क्या ऑप्शन में कोई प्रीमियम भी होगा? द आंसर इज यस। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सेलर मस्ट हैव रिसीव्ड, सेलर मस्ट हैव रिसीव्ड प्रीमियम। बोलो हां, सेलर मस्ट हैव रिसीव्ड प्रीमियम। तो मुझे ये बताओ, जब एक कंपनी कह रही है डिबेंचर ले लो जिसके तुम आखिरी में शेयर ले लेना, तो इसका मतलब कंपनी ने एक लायबिलिटी के साथ एक ऑप्शन को जोड़ के आपको दिया है 100 रुपए में। बोलो ना हां। 100 रुपए में कंपनी दो चीजें दे रही है। बताइए 100 रुपए में कंपनी आपको क्या दे रही है? एक तो कह रही है कि मैं अपना डेट मान लेती हूं, तुम्हारा एसेट हो गया, और साथ में वो कह रही मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूं। तो ये बताओ, कंपनी मस्ट हैव रिसीव्ड कंसिडरेशन फॉर लायबिलिटी ऑल्सो। भाई लायबिलिटी भी तो ले ली उसने डिबेंचर की अपने साथ, तो उसकी भी तो कहीं ना कहीं उसने लोन भी तो ले लिया है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कंसिडरेशन फॉर लायबिलिटी, जब कंपनी 100 रुपए लेती है, 100 रुपए लेकर के कंपनी ऑप्शनल कन्वर्जन के डिबेंचर्स इशू करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं 100 रुपए में कंपनी 2 कंसिडरेशंस लेती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें 2 कंसिडरेशंस लेती है। वो 2 कंसिडरेशन कौन कौन सी हैं? एक तो डिबेंचर के बदले उसने पैसे लेने ही थे, क्योंकि डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो पैसे लेने ही थे। साथ में उसने अपने पास इस ऑप्शनल की वजह से उसने साथ में कुछ ना कुछ क्या लिया होगा? प्रीमियम लिया होगा। बोलो हां। तो सवाल उठता है, हम 100 रुपए की डिबेंचर को लायबिलिटी मान लें और ऑप्शन को अलग ट्रीट कर लें। यह हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 क्या हो गया? डिबेंचर की अमाउंट 100 रुपए की लायबिलिटी मान के ऑप्शन को अलग ले ले और उसको अलग रिवैल्यू करते रहे। यह थोड़ा आसान तरीका हो गया, बचकाना तरीका भी हो गया। पर एक दूसरा तरीका है। वो क्या है? हम 100 रुपए को स्प्लिट कर दें। लेट अस से 95 एंड 5, हम इसको स्प्लिट कर दें और हम प्रॉपरली इसे प्रीमियम मान करके इसके अकॉर्डिंगली काम करें कि हमने 5 रुपए का प्रीमियम लिया है। और ध्यान देना, अगर प्रीमियम लिया है तो प्रीमियम रिफंड नहीं होता। हां, लॉस को पे करना पड़ता है हमको, लेकिन प्रीमियम रिफंड नहीं होता। प्रीमियम इज नॉट योर लायबिलिटी, प्रीमियम इज योर इक्विटी। 95 इज योर लायबिलिटी। क्या आपको दूसरी थॉट समझ में आ रही है? कि भाई या तो आप ऐसा करो, 100 रुपए को लायबिलिटी मानो, कन्वर्जन ऑप्शन की प्रीमियम को इग्नोर कर दो और उसको लायबिलिटी मान के रिवैल्यू करते रहो, या ये मान लो कि 100 रुपए में आपने 5 रुपए का प्रीमियम लिया है, 95 की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो और ये प्रीमियम आपने ले लिया है। अब प्रीमियम तो आपको रिफंड नहीं करना, प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड, हेंस इट इज इक्विटी। इट इज नॉट लायबिलिटी, इट इज नॉट लायबिलिटी, क्योंकि आपने रिफंड ही नहीं करना। अच्छा, और मुझे ये बताइए, अगर आपने, बच्चा कह रहा बैंक तो आ गया ना, बैंक में तो 100 रुपए आ गए, बैंक की बात थोड़ा ना करूंगा मैं यहां पर कि बैंक हमारे पास, पीयूष, बैंक हमारा एसेट में चला गया, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। विशाल कह रहा है आप इसको इनकम कैसे मान सकते हो? मैंने कहा साहब ये मेरी इनकम हो गई, और रही बात इसके अंदर कि इस 5 रुपए के ऊपर आपको बाद में लेटर ऑन लॉस हो सकता है, तो लेटर ऑन लॉस की बात बाद की है। आपने आज प्रीमियम ले लिया, ये रिफंड नहीं होगा, लॉस पे करना पड़ सकता है। प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड, देयर इज डिफरेंस। भाई आपने जो प्रीमियम लिया वो आपकी अर्निंग है, उसके बदले में आपको लॉस हो सकता है, यू मे हैव टू पे दैट। अब सवाल ये है, द प्रॉब्लम इज नॉट कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, द प्रॉब्लम इज हाउ शुड आई स्प्लिट दिस 95 एंड 5। मैं इसे स्प्लिट कैसे करूं? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपके कुछ क्वेश्चंस में, इंड AS 33 के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि उसने कहा इग्नोर कर दो स्प्लिट करना, और अब कुछ सवाल बच गए हैं जिसमें स्प्लिट करवा रहा है मुझको, इसलिए मैं आपको यह चर्चा करवा रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नीव, ये 95 और 5 स्प्लिट कैसे करना है, ये मेरा मुद्दा है। इसका लेटर ऑन क्या ट्रीटमेंट होगा मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसका लेटर ऑन ट्रीटमेंट क्या होगा मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ इंड AS 33 के लिए स्प्लिट कराकर आपको समझाना है। ओके, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, डोंट वरी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। आइए मेरे साथ साथ सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि मान लो एक कंपनी इशू करती है 9% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ₹1 lakh, which will be converted at option of holder after
3 years, पर 3 साल के बाद वो चाहे तो इन्हें कन्वर्ट करा सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स जो इसमें कन्वर्ट होंगे, मान लो 10,000 हैं जो कन्वर्ट होंगे, और इफ नॉट रिडीम्ड, इफ नॉट कन्वर्टेड, अगर कोई कन्वर्ट नहीं कराता, देन कंसिडर रिडम्पशन। तो आप उसे क्या मान लेंगे कि भाई उसके अंदर उसकी क्या हो जाएगी, रिडम्पशन हो जाएगी। मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विदाउट conversion option is, let us say, 10%. Market rate of interest is 10%. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। Identify liability and equity component in debentures. डिवेंचर में लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट को देखेंगे सम्यक। मेरी बात को भी, अगर आपको लगता होगा कि हाँ मुश्किल चल रहा है, तो मैं वीडियो बन रहा है, इसको आप बाद में देख लेना। जब इंडेक्स 109 कर लोगे तो आपके 109 में तो ये 20 सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप अभी रोक सकते हो, और अगर अदरवाइज ट्राई कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, मुश्किल नहीं है। अब मैं फिर से इसको स्प्लिट करने के लिए बात बोलूंगा, अगर आप तैयार हैं तो बताएं। स्प्लिट करने के लिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो आई नीड योर अटेंशन, क्योंकि मेरे को स्प्लिट करवाना है आपको, सिर्फ स्प्लिट ही सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना मुझको। जब मैंने इनसे 1 लाख रुपए ले लिए, कायदे से तो मैंने कुछ और भी लिया होगा ना, ऑप्शन का प्रीमियम भी लिया होगा, मैंने कुछ ऑप्शन का प्रीमियम भी लिया होगा, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा होगा। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया, हमने कहा अगर मार्केट में ये डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन जाते तो कितने के जाते, अगर ये विदाउट कन्वर्जन के जाते तो कितने के जाते हैं। असल में ये कंपनी ने जो इशू किए 9%, ये तो भाई अब कन्वर्टिबल हैं, इनको छोड़ दो। अगर मैं कहूं प्योर लोन, क्या मैं कह सकता हूं प्योर लोन का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्योर लोन का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो वो कहता है लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वो कहता है आप अपने पास यहां पर लिखना स्टार्ट करो 1, 2 एंड 3, और आप अपनी ऑब्लिगेशंस को लिख दो कि आपकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। क्या 9,000 रुपए का आपको ब्याज देना है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। 9,000 रुपए का पहले साल ब्याज देना है, ये ऑब्लिगेशन है। 9,000 रुपए का फिर से, अच्छा ये स्प्लिट हम कब करते हैं, ये स्प्लिट हम कब करते हैं, Y0 पर करते हैं, 3 साल बाद नहीं, पहले दिन स्प्लिट करते हैं। तो इसका मतलब मैं अभी सोच रहा हूं कि मेरा जिम्मा क्या क्या है। 9,000 देने का जिम्मा है, बिल्कुल ठीक। ये भी 9,000 देने का जिम्मा है, बिल्कुल ठीक। क्या 9,000 तीसरे साल भी देने का जिम्मा है? द आंसर इज यस, तीसरे साल भी आपको 9,000 देने का जिम्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं तीसरे साल में एक और जिम्मा है, ये ऑब्लिगेशन टू पे कैश की बात चल रही है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। अगर वो आदमी कन्वर्ट नहीं कराता तो क्या 1 लाख आपको वापस करने पड़ेंगे? क्योंकि हमें तो पता नहीं वो कन्वर्ट कराएगा कि नहीं कराएगा। तो मुझे ये बताओ बेस्ट क्या मान लेना चाहिए कि भाई ठीक है ये भी ऑब्लिगेशन है। अगर नहीं पता कि वो पता नहीं क्या लेगा कि नहीं लेगा, तो आप मानोगे क्या कि ऑब्लिगेशन है हमारी ये, क्योंकि भैया हमको पैसे तो देने पड़ेंगे। विशाल कह रहा है 1 लाख कैसे आया, क्योंकि मैंने आपसे कहा 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, अगर मान लो वो कन्वर्ट नहीं कराएगा तो हम रिडम्पशन कर देंगे। मैंने तो ये तो कहा ही नहीं, प्रीमियम पे पार पे, ये रुपीज है। इसका मतलब 1 लाख के डिबेंचर्स की रिडम्पशन कर देंगे तो हमको 1 लाख रुपए रीपे करेंगे। ठीक विशाल, अगर मेरे पास टू पे कैश की ये ऑब्लिगेशंस है,
टू पे कैश की ये ऑब्लिगेशंस हैं। मैं इसे प्योर मार्केट रेट पर डिस्काउंट कर दूं, मार्केट रेट क्या था 10%, 0.909, 0.826, 0.751, तो मुझे बताओ आपके पास व्हाट इज द लायबिलिटी, जो प्योर लायबिलिटी है वो कितनी है। तो वैसे करा क्या, कुछ नहीं, 2 स्टेप्स लगाए मैंने। क्या स्टेप 1 पे मैंने आपको अपनी ऑब्लिगेशंस पर फोकस करवाया कि मेरे ऑब्लिगेशंस क्या है, उनको आइडेंटिफाई करो, और जिन पर डाउट है उन्हें ऑब्लिगेशन मान लो। डाउट का मतलब हमें पता नहीं वो पैसा लेगा कि शेयर लेगा, तो ऑब्लिगेशन है आपकी वो। और फिर उसको मैंने स्टेप 2 पर किससे डिस्काउंट किया, उसके रेट से नहीं, मैंने मार्केट में क्या रेट चलता है उसके हिसाब से डिस्काउंट किया। तो जब डिस्काउंट किया तो लायबिलिटी आ गई 97,474। तो लायबिलिटी आ गई 97,474। आप सॉल्व कर लें, आ जाएगी। तो मुझे ये बताओ हमने प्रोसीड्स लिए कितने हैं, हमने तो 1 लाख लिया है, तो रियल में उसमें लायबिलिटी का कंपोनेंट सिर्फ 97,000 है। तो मुझे बताओ आपने इक्विटी का कंपोनेंट कितना लिया, यानी प्रीमियम का कंपोनेंट कितना लिया, जो बाकी एक्सेस ले लिया वो आपका इक्विटी का कंपोनेंट है 2526। मुझे ये बताओ, सार्थक कह रहा मुझे फिर से बताना। सार्थक, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सार्थक, मुझे आप फीस पे कर दो 10,000 रुपए की, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और 3 साल बाद मैं आपको 6,000 रुपए कैश भी लौटा दूंगा। मैं आपको 3 साल बाद 6,000 रुपए कैश लौटा दूंगा। आई वॉन्ट टू नो कि इस फीस को मैं इनकम बोलूं या इस फीस को मैं लायबिलिटी बोलूं या कुछ इनकम और कुछ लायबिलिटी बोलूं। तो सार्थक मुझे आंसर दो जरा। मैंने आपसे 10,000 रुपए की फीस ली है, तो क्या मैं अपने पास कह दूं सारे के सारे ये इनकम मान लूं और जब रीपे करेंगे तो खर्चा बोल देंगे? क्या ये अप्रोच ठीक है? ये तो गलत है। ट्रू पिक्चर तो नहीं आएगी इसमें। सारी लायबिलिटी मान दो तो भी गलत है, आपने पैसे सारे थोड़ा ना रीपे कर देने हैं। तो सार्थक दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ विल यू स्प्लिट। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लायबिलिटी के लिए मार्केट में क्या रेट चलता है। अगर मान लो मैं ये 6,000 रुपए बैंक से जाके आज लोन लूं तो मुझे बैंक वाला क्या रेट लगाता। मैं बैंक के पास जाके कहता मुझे लोन दे दो 6,000 रुपए का, मैं यहां पर रीपे कर देता हूं, तो मुझे वो क्या रेट लगाता? तो मान लो 10% का रेट लगाता। तो सार्थक जो 6,000 मैंने यहां पे करने हैं, अगर मैं इसे डिस्काउंट कर दूं, डिस्काउंट करके बैक डेट पर आ जाऊं, तो क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पता चल जाएगी मुझको? मैं बोलूंगा 6,000 जो मुझे बाद में पे करने हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो जो मेरी ऑब्लिगेशन है, जो मेरी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश, अगर मैं उसको जो मार्केट में रेट चलता है 10% का, उससे मैं डिस्काउंट कर दूं तो लायबिलिटी पता चल गई। मुझे बताओ आपने जब इसको स्प्लिट किया तो मान लो ये आपके पास आ गया 8,000 रुपए, 2,000 रुपए लायबिलिटी, तो 8,000 क्या हो जाएगी? मेरी इनकम हो जाएगी। ओके, मैं थोड़ा 2,000 ज्यादा ही कम कर दिया, आप इसे 5 कर दो या 5 कर दो तो ये 5 होगी। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब उधर आ जाओ। तो विशाल, हमने यहां पर भी यही किया है कि कंपनी ने पता नहीं क्या खिचड़ी इशू की है कि जिसके अंदर लायबिलिटी भी है और जिसके अंदर कुछ इक्विटी भी है। हाउ टू वी स्प्लिट? तो हमने कहा इनकी ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करो, मार्केट रेट से इसे डिस्काउंट करो, लायबिलिटी का कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। और लायबिलिटी का कंपोनेंट ये आ गया तो मेरे पास इक्विटी का कंपोनेंट आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है आपकी इस फीस में ये 6,000 देने हैं तो लायबिलिटी कम आ रही है। तो बेटा ये 5,000 के ऊपर जब आप बार बार ब्याज पर ब्याज पर ब्याज लगाओगे, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 6,000। 5,000 पर आप पहले साल का 10% ब्याज, फिर उसके ऊपर भी 10% ब्याज, फिर उसके ऊपर भी 10% ब्याज लगाओगे, तो आपने जिसे डिस्काउंट किया है जब उसे कंपाउंड करोगे तो सेम आंसर आएगा। इट्स मैथमेटिक्स। ओके, तो हम अपने पास इनको इस तरह से स्प्लिट करते हैं। अब आप कहेंगे सर कि इस लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है? मैंने कहा ओके,
एग्जाम्पल लिया था, मेरे पास प्योर लायबिलिटी कितनी थी उसमें, जो मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें मेरी प्योर लायबिलिटी कितनी है? प्योर लायबिलिटी है 97,474, ये मेरी प्योर लायबिलिटी है। तो अब मैंने दो लेजर बना दिए अलग अलग। मैंने डिबेंचर की लायबिलिटी अकाउंट अलग बना दिया और डिबेंचर का इक्विटी अकाउंट अलग बना दिया। तो मुझे बताओ, मेरे बैंक में 2526 इसके आए हैं और मेरे बैंक में 97,474 अलग आए हैं। एग्रीड? अब मैं क्या करूंगा, फिर से ये बेटा डिस्काउंटेड वैल्यू है तो क्या करूंगा, कंपाउंड करूंगा ना मैं। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट मैं किस रेट से लगाऊंगा? जितने से डिस्काउंट करते हो उतने से ही कंपाउंड करोगे तो बात बनेगी। मुझे बताइए कितना रेट हो गया? 9747, ठीक है 9747। इसका मतलब सॉरी गलत हो, यही आएगा 9747, बच्चे ने गलत निकाला शायद। 10% यही तो आएगा ना, 10% 9747। अब मुझे ये बताओ, ये लो 97,474 का 10%, ये मार्केट रेट है। अब मुझे बताओ, हमने कुछ ऑब्लिगेशन थी तो क्या वो पे कर दी होगी? हाँ। बैलेंस सीडी बताओ कितने का आ गया? फाइंड आउट योर बैलेंस सीडी। राघव 9% इज द इंटरेस्ट रेट विच इज नॉट ट्रू। हम ट्रू काम कर रहे हैं ना, लायबिलिटी भी मैंने ट्रू लिखी है और इंटरेस्ट भी मैंने ट्रू लिखा है और ये मेरी ऑब्लिगेशन थी, मैंने पे कर दिया 98,221। तो राघव अब जमाना 9% का नहीं रहेगा, ट्रू चीजों का रहेगा और 9,000 आपकी सिर्फ ऑब्लिगेशंस हैं जो आप पूरी करोगे। अगले साल 98,221, मुझे बताओ अगले साल का भी 10% इंटरेस्ट, ये हो गया 9822। और क्या मेरी कोई ऑब्लिगेशंस हैं? द आंसर इज यस। मुझे बताओ इधर बैलेंस कितना हो जाएगा? इधर मेरे पास बैलेंस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 99,044, 99,044। अगले साल के अंदर 99,044 फिर से आ जाएगा। फिर से इंटरेस्ट, अगर हमने बल्ब सब कुछ ठीक किया है तो हमारा आंसर काफी हद तक टैली करेगा, 05 शायद। क्या मैं बैंक से 9,000 तो पक्का दूंगा? 9,000 तो पक्का दूंगा। हो सकता है वो मुझे कहे भाई साहब मुझे तो पैसे दे दो, क्योंकि उसके पास चॉइस है, तो मैं 1,00,000 रुपए पे करूंगा तो ये टैली कर जाएगा। राउंडिंग ऑफ एरर एक्सक्यूज्ड। तो राउंडिंग ऑफ एरर में कितनी एरर आ रही है? शायद 50 रुपए या 51 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 51 रुपए को छोड़ दो। तो क्या ये बैंक से भी पे हो सकता है? और अगर उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो शेयर ही लेने हैं, तो मैं इसे कहां डाल दूंगा? डिबेंचर इक्विटी में डाल दूंगा और इक्विटी में डालकर मैं यहां लिख दूंगा टू शेयर कैपिटल। ये 3 साल तक खाता ऐसे चलता रहेगा और आखिरी में शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो ये जो बच्चे जानना चाहते थे हाँ, तान्या कह रहा है सर 9% ट्रू क्यों नहीं है? वो बताइए तान्या, बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं देता तो मैं डिबेंचर किस भाव पर इशू करता? आराम से सोचो और दिल से जवाब देना। आप मेरे रिश्तेदार तो है नहीं है, बाजार में रेट चलता है 10%, तो मैं आपको 9% पे देता क्या? द आंसर इज नो। तो अब फील आनी चाहिए तान्या, पता क्या, मैं जो आपको 1% कम दे रहा हूं ना, यही मेरा ऑप्शन का प्रीमियम है। फील आनी चाहिए आपको। मैंने कहा अच्छा कन्वर्जन की ऑप्शन भी लेनी है और 10% भी ब्याज लेना है, क्यों? रिश्तेदारी है क्या? नहीं होगा। कन्वर्जन की ऑप्शन लेनी है तो 9% दूंगा, लेना है तो बताओ आपको क्या लगता है? आपको लगता है हाँ चलो ठीक है 10% की जगह 9 है, लेकिन ऑप्शन भी तो मिल रही है। इसका मतलब 9% इज द बायस्ड रेट, इसलिए वो ट्रू रेट नहीं होता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब हम अपने पास इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, राघव ने कहा अगर कैश में पे होता तो फिर ये कहां जाता? तो ये बैंक में आ जाता और ये हमारे पास इक्विटी में ट्रांसफर हो जाता, यानी कि ये हमारे पास सोकी के अंदर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी यानी कि रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता, ट्रांसफर हो जाता। ओके, बट एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स। मैं आपको स्प्लिट करना सिखाना चाहता था। अगर स्प्लिट करना आपको आ गया है तो मुझे बताइए क्या मैं आगे चल सकता हूं?
अब दो क्वेश्चंस हैं मुझे जहां पर मुझे स्प्लिट करने की आवश्यकता पड़ेगी भी। एक है क्वेश्चन मिल गया जी, क्वेश्चन नंबर 27 दिखाओ जी। CAB Limited is in the process of preparation of consolidated statement for the group for the year so and so, and the extract is as follows. ये क्वेश्चन आरटीपी मई 20 का है, हालांकि एग्जाम मई 20 में नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आरटीपी रिलीज हुआ था। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 39,000, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 3,000, टोटल इज 42,000। वैसे आप कंसोलिडेशन के लिए काम कर रहे हो, मुझे फटाफट से बताओ, अगर कंसोलिडेशन में काम करते हो तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल कौन सी देखते हो? पेरेंट की देखते हो कि एनसीआई को जोड़ के देखते हो? अगर मान लीजिए मैं पूछूं अर्निंग्स बताओ, तो अर्निंग्स आप कौन सी देखते हो? खाली पेरेंट की देखते हो। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये उनके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। हम जो अपनी बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे वो हमेशा क्या होगी? विदाउट ओसीआई आइटम्स, ओके? क्योंकि हम तो अपने पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल वाला पार्ट देखेंगे। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना है? तो आपके लिए क्या ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम काम की है? ये बेकार है, और ये उसका टोटल है। टोटल भी मुझे नहीं चाहिए। The long-term finance of the company comprises of the following. Long-term finance. Rupees 20 crore equity shares at the beginning of the year. And the company has issued so and so shares on 1st of July at full market value. क्या ये ordinary shares हैं और fresh issue है? तो क्या आपको अच्छे से ये करना आता है? क्या ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और फ्रेश इश्यू है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर 800 lakhs irredeemable preference shares. These shares were in issue for whole of the year ended so and so, and the dividend on these preference shares is discretionary. मतलब कंपनी दे या ना दे, कंपनी की चॉइस है, ओके? तो एक बात बताओ, अगर डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, नॉन क्यूमुलेटिव है, तो आप इसे डिविडेंड को कब कंसीडर करेंगे? तभी कंसीडर करेंगे अगर मान लीजिए हमारे को वो डिक्लेयर बताता है तो, ओके? फिर वो कहता है 18 करोड़ 6% कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब मुझे फटाफट से बताइए, इशूड ऑन 1 अप्रैल एंड रीपेबल ऑन 31 मार्च एट पार। ये कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, मुझे फटाफट से बताइए। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, तो क्या करेंगे इसके अंदर? इश्यूड ऑन दिस डेट, रीपेबल ऑन दिस डेट। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। हम इंटरेस्ट कब पे करते हैं? हर साल पे करते हैं, एनुअली। एज एन ऑल्टरनेटिव टू रीपेमेंट एट पार्स, the holder on maturity can elect to exchange their convertible debentures for 10 crore ordinary shares in the company. क्या कहना चाहता है? क्या हमारे पास ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस, ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। On 1st April, the prevailing market interest rate for 4 years conversion debenture which had no right of comparison was 8%. ये क्या बता दिया उसने? ये उसने आपको ट्रू रेट बता दिया। उसने क्या बता दिया? ये ट्रू रेट बता दिया। Using an annual discount rate of 8%, the present value of so and so is 0.74 and the present value is so and so. ये तो present value table बता दिया उसने। On 31st of March 2003, CAB Limited declared an ordinary dividend of 10 paisa per share and dividend of 5 पैसा per share on irredeemable preference share। मैंने ऊपर कहा था ये डिविडेंड को मत लो, लेकिन अब उसने डिक्लेयर कर दिया, तो अब लेना पड़ेगा कि नहीं? क्या अब डिविडेंड लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस, अब लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जो ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, क्या ये पीओएस है? ये तो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर है बस। दीज आर नॉट पीओएस, क्योंकि ये तो कन्वर्ट होने नहीं है। इसका मतलब ये तो खाली खाली प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसका और कोई यूज नहीं है। दूसरी बात, कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं जो कन्वर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्या ये पॉस है? क्योंकि इसमें कन्वर्जन की ऑप्शन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये तो पीओएस है। अब वो हमें क्या कहना चाहता है?
कह रहा है कंप्यूट द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च। तो ये आपका 109 का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें कहीं आपको अर्निंग पर शेयर नहीं मांग रहा। कह रहा फाइनेंस कॉस्ट बताओ 2003 के लिए। ये मैंने आपको सिखा रखी है कैसे निकालनी है। मुझे फटाफट से बताओ हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे इसके अंदर पूछ रहा हूं कि इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट बताओ, तो क्या मैं इसमें पहले अपनी सारी ऑब्लिगेशंस ढूंढूंगा कि मेरी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं? फटाफट से बताओ। क्या मैं इधर अपनी सारी ऑब्लिगेशंस ढूंढूंगा कि मेरी ऑब्लिगेशंस है? उत्कर्ष कह रहा है इररिडीमेबल तो लायबिलिटी है बेटा, रिडीम ही नहीं करने, हाउ इट इज लायबिलिटी? रिडीमेबल लायबिलिटी होती ना। तो मैंने आपसे कहा इसमें ऑब्लिगेशन ढूंढेंगे, और ये बताओ ऑब्लिगेशन को किस रेट से डिस्काउंट करोगे तो आपको लायबिलिटी मिलेगी। ऑब्लिगेशन को किस रेट से डिस्काउंट करोगे तो आपको लायबिलिटी मिलेगी? मार्केट रेट से, विच इज 8%, उससे आपके पास लायबिलिटी मिलेगी। और हम अपने पास जब लायबिलिटी मिलेगी तो क्या फाइनेंस कॉस्ट ढूंढ लोगे? जैसे मैं अभी कर रहा था, तो क्या फाइनेंस कॉस्ट ढूंढ लोगे? तो उसने कहा था फाइनेंस कॉस्ट निकालो। तो ये एक पार्ट है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन रुकवाया जा रहा था। तो आई नाउ बिलीव कि आपको मैंने उतना सिखा दिया तो इतना काम आप कर सकते हैं। फिर कहता है बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर सो एंड सो, एज्यूम दैट इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल। ये इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है इज 25%। बोलो जी, शुरू कर दें क्या क्वेश्चन को करना? पहले तो फाइनेंस कॉस्ट मांग रहा है, ये 109 के हिसाब से है। मुझे फटाफट से बताओ फाइनेंस कॉस्ट के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। आपकी ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं? कैश पे करने की ऑब्लिगेशन कौन कौन सी हैं? आपने इशू किए थे 1 अप्रैल 2001 को, एंड रीपेबल। तो फर्स्ट 2001 की बात करो, 2001 2 3, कितने साल तक जाना है ये कन्वर्ट कब होने हैं? रीपेबल 2005। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। इसको करने के स्मार्ट मेथड अवेलेबल है, पर मैंने ऐसे सिखाया हुआ नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मुझे ये बताइए इंटरेस्ट कितना होगा जो आपको पे करना है? इंटरेस्ट इज 6% ऑन 18 करोड़। तो एक काम करो ना, रुपीस को किस में लिख दे? रुपीस को लिख दे लैक्स में, ठीक है? तो मुझे बताइए 1800, क्योंकि 18 करोड़ है ना, रुपीस 18 करोड़, तो ये हो गया 1800 लाख। चले आगे। 108 कहां से आ रहा है भाई ये? अच्छा, आप मल्टीप्लाई करके बता रहे हो क्या 108? ओके। अब मुझे बताइए रीपेबल एट पार, तो हर साल तो यही आएगा। दिस इज 108 108 108 108। क्या आपको ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो क्या इसमें ऑब्लिगेशन बनानी पड़ेगी? ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो आपको इसे लायबिलिटी में भी डालना पड़ेगा 1800। अब मुझे ये बताइए कि आपने इसकी लायबिलिटी ढूंढनी है, तो मैं आपको स्मार्ट मेथड भी बता दूं। नहीं, ताने आप उस तरह नहीं कर पाएंगे, बाकी आपकी क्वेरी का आंसर 109 में मिलेगा। 108 को जो आपका मार्केट रेट है, मार्केट रेट कितना है? 8%। मुझे बताओ 108 को क्यूमुलेटिव वैल्यू फॉर 4 ईयर्स 3.31, क्या ऐसे चलेगा? और ये वाले जो 1800 हैं, ये कौन सा फैक्टर ले लोगे? 0.74। आई बिलीव कि आप मेरी बात को समझ गए हैं कि जो मैंने किया है। हाँ, एन्युटी लगा दिया, और क्या है? असल में इसका डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ऐसा किया है। 1689 नहीं, अब मुझे टोटली बता दो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी?
फाइंड आउट द फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा कार्तिक वो कह रहे हैं यही है 1689.48। अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो आप फाइनेंस कॉस्ट बता दो। फाइनेंशियल लायबिलिटी है बाय बैंक। आप टेबुलेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब चाहता नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। प्रेजेंटेशन में है वही है, आप इस पर ब्याज निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ब्याज निकाल कर दिखा सकते हैं। मुझे बताओ ब्याज किस रेट से लगाओगे? मार्केट रेट से। 8% ऑफ 1689.48, 110.52। क्या कोई ऑब्लिगेशन पहले साल में पे हो जाएगी? 108। बैलेंस सीडी बताओ। कार्तिक कह रहा है 135 आ रही है। चेक कर लो भाई 135 है कि क्या है। अच्छा बच्चा कह रहा है 110 इक्विटी है। ओके तो दिस मैंने गलत लिख दिया इसको, वो कह रहे हैं वो इक्विटी बोली थी, तो 135.15 है। 135.15। अब मुझे बैलेंस सीडी बता दो। दिस प्लस दिस माइनस दिस, सत्रह 16 63। दिस इज फॉर द ईयर्स 1 2। 17 16 63 पे इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 8% ऑफ 17 16 63। विशाल कह रहे हैं कि हमको लेजर बनाना नहीं बेटा, एक्चुअल में मैं लेजर से नहीं टेबुलेट कराऊंगा। जब मैं 109 पढ़ाऊंगा ना आपको तो टेबुलेट कराऊंगा। अभी चूंकि मैंने आपको सिखाया हुआ नहीं है टेबुलेशन, तो मैंने लेजर से समझा दिया आपको। 137.33। तो मुझे बताओ अब हम अपने पास फिर से इस साल की ऑब्लिगेशन पे करेंगे, तो मुझे बताओ बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 1745.96। 1745.96। क्वेश्चन का पहला पार्ट था क्या? क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि फाइनेंस कॉस्ट बताओ फॉर 2-3। दिस इज 137.33। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे इन्होंने टेबुलेट कर रखा है ना, हम भी ऐसे टेबुलेट करेंगे बाद में। क्या दूसरा पार्ट अर्निंग पर शेयर का है? मैं स्टार्ट कर दूं अर्निंग पर शेयर वाली बात भी करना। मुझे ये बताओ, आपने बेसिक अर्निंग पर शेयर बतानी है। बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, आपको सवाल में उसने कौन सी अर्निंग दे रखी है? उसने अर्निंग बता रखी है साहब आपके लिए है 39,000। एनसीआई को तो लेना नहीं है, एनसीआई को तो लेना नहीं है, तो एनसीआई को छोड़ दो। बस राघव खत्म हो गया बेटा। मुझे ये बताओ 39,000 में आप क्या माइनस कर देंगे? क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होगा? प्रेफरेंस का डिविडेंड है 5 पैसे इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे 800। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 800। मैं इक्विटी का डिविडेंड भी घटाऊंगा कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ही घटाऊंगा? क्या मैं इक्विटी का डिविडेंड भी घटाऊंगा? उसने कहा इक्विटी का डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है, तो इक्विटी का डिविडेंड थोड़ा ना घटेगा, हम तो सिर्फ प्रेफरेंस का घटाएंगे डिवाइडेड बाय। मुझे बताओ आपके पास पहले कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे जो आपके पास रहे फॉर कंप्लीट ईयर्स। फिर फ्रेश इशू आया था। फ्रेश इशू कितने का था? 500 शेयर्स का फ्रेश इशू आया था। ये रहे फॉर आपके पास, ये आपने 1 जुलाई 2002 को इशू किए थे, तो 9/12। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर निकलाएगा। विशाल कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स तो आपने कहा था पेरेंट की इनकम होती है। हाँ तो बेटा हमारे पास ये पेरेंट सब्सिडरी का डिविडेंड थोड़ना है, ये तो पेरेंट के प्रेफरेंस शेयर है, ये पेरेंट का खर्चा है, पेरेंट का खर्चा है। अगर हमारे पास सब्सिडरी से आ रहा होता तो इनकम होती ना।
शौर्य कह रहे हैं 16 रुपये 40 पैसे। फटाफट से बताइए क्या चलें कि नहीं चलें आगे। सात्विक कह रहा है प्रॉफिट आपने गलत लिखा है, प्रॉफिट गलत लिखा है। प्रॉफिट गलत लिखा है साहब, ये 39,000 थाउजेंड्स में है, ठीक है, तो यानी ये 390 होना चाहिए, दिस शुड बी 390, प्रॉफिट इज 390। अनमोल प्रेफरेंस डिविडेंड सबसे लास्ट लाइन में मेंशन्ड है, 5 पैसे देना है। योगेश ओसीआई को हम बेसिक में नहीं इंक्लूड करते, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल चाहिए, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.093। चेक कर लीजिए एक बार। अब मुझे बताओ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ढूंढनी है, डीईपीएस। न्यूमरेटर की वैल्यू बता दो कितनी आती है। $350। डिनोमिनेटर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। डिनोमिनेटर्स 3750। ठीक, अब बच्चे कह रहे हैं अलग है, 2375 है। पीयूष कह रहा है बेसिक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन मिस्टेक है। बता दो भाई, ये पहले चेक कर लो। विशाल भी कह रहा है ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। पहले चेक कर लीजिए आराम से, फिर मुझे बताइए, कोई जल्दी नहीं है, अपना आराम से चेक कर लीजिए। मैं भी निकाल लेता हूं साथ में। 800 का इंटू 0.05 ये हो गया 40, तो ये 350 ठीक है। 500 का इंटू 9/12 इज इक्वल टू 375, तो ये हो गया गलत, 2375। 350/2375 0.147। अब मुझे बताओ डाइल्यूटेड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें पोटेंशियल शेयर्स को जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस सवाल में पोटेंशियल शेयर्स कौन से हैं। क्या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इट इज नॉट पॉस, क्योंकि आपने शेयर देने ही नहीं इसमें। चलो आगे। और दूसरी चीज हमारे पास है कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर की क्या आईईपीएस निकालते थे, इफ यू रिमेंबर, हम इसमें आईईपीएस निकालते थे कि अगर ये डिबेंचर शेयर बन जाते तो क्या होता। अगर ये डिबेंचर शेयर बन जाते तो क्या ब्याज की बचत होती। अगर ये डिबेंचर शेयर बन जाते तो क्या ब्याज की बचत होती। 2-3 वर्ष की बात कर रहा हूं ना, तो 2-3 का ब्याज लिखा मैंने। क्या इस पर हमारा टैक्स इफेक्ट भी आता। टैक्स इफेक्ट कितना है, टैक्स का रेट कहीं पढ़ा था हमने। टैक्स का रेट अगले पेज पे दिया हुआ है, तो दिस इज 75%। दिस इज 75% डिवाइडेड बाय, मुझे ये बताओ ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। वो कहता है कैन इलेक्ट कन्वर्जन फॉर 10 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर। 10 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 1000। 10 करोड़ का मतलब क्या हो गया। हाँ नमन, इंटरेस्ट भी ट्रू वाला आएगा, तुम्हारी बुक्स में इंटरेस्ट ट्रू वाला होगा। और क्या ये पूरे साल आपके पास रहे इंटू 12/12, इसमें एक ही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यही आपका नंबर 1 है। जो भी आ रहा है यही आपका नंबर 1 है। और मुझे भी ये बता दो कि इसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और रेशियो में कोई डिसकंटिन्यूइंग तो है नहीं है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का आप आंसर लिखो 350, 2375 और यह है 0.147। इसमें आपने जोड़ दिया प्लस डिबेंचर्स। बताना न्यूमरेटर क्या डिबेंचर्स का। 137.33 का 75%, 102.99, 102.99 और ये आ गया 1000। इसको सॉल्व कर लो, 452.99 शायद
0.139 लेकिन बच्चे ने 134 बोला है। भाई देख लो, 134 लिखूं कि 139 लिखूं। आयुषी, सार्थक, मनी ने 134 बोला है। तो क्या यही हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है? क्योंकि और तो कुछ करना ही नहीं आपने, इसमें कुछ और था ही नहीं, यही आपका आंसर है 0.134। अब मुझे फटाफट से बताइए तो एक क्वेश्चन और है, वो कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन 28। क्या क्वेश्चन 28 3 क्वेश्चन जैसा है? ये मैं होमवर्क में दे दूं करने के लिए आपको। क्वेश्चन 28, ठीक है। तो 28 जो करोगे ना, दैट इज सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 2-3 मैंने आपको पहले भी लिखकर बताए थे। तो इसका मतलब यू कैन डू एनी वन ऑफ देम, वो ऑटोमेटिकली आपके पास वही क्वेश्चन है। आई बिलीव कि उसकी फिगर्स का नहीं पता मुझे कि फिगर डिफरेंट है कि नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। अगर फिगर अलग अलग है तो सॉल्व सारे कर लेना, और अगर फिगर भी सेम है तो फिर आपको ऐसे में देख लेते हैं फिगर सेम है कि नहीं है। क्वेश्चन 22 की तो फिगर भी सेम लग रही है, बाकी फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी हम आज इतना ही कर रहे हैं, और हम आपको अब मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।